साथियों, कुछ लोगों का मानना रहता है कि सर हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया और फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है ना। और वो बोलते कि इतने टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि अंत तक आते आते सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ की अंतिम अवस्था तक पहुँचते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है तो वो अंत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट और करना है। अगर चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हो रही तो आप लोगों को थोड़ी सी और कोशिश करनी है, थोड़ी सी और क्या करनी है, मेहनत। तो जब चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी उसको अंत कहा जाएगा। ठीक है, तो बस हमेशा से खुद से हमेशा यही बोलते रहिए कि अंत तक आते आते सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए सभी साथियों को नमस्कार। मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी सामान्य हिंदी जो विषय है उसमें हमारा पहला अध्याय चल रहा है। हम लोग पूरी सीरीज YouTube पे कवर करवाएंगे। उत्तराखंड के जो भी आगामी एग्जाम है, पटवारी लेखपाल है, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस है और फॉरेस्ट गार्ड है, उत्तराखंड SI वगैरह है, इसके लिए हम पूरा सिलेबस हिंदी का YouTube पे पूरा कराएंगे। ठीक है, इसका पहला चैप्टर चल रहा है हिंदी का विकास, और हिंदी के विकास से इस वीडियो से पहले 4 वीडियोस और आ चुकी हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वो वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग कॉपी के बीच में डालेगा विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन। तो अभी तक विश्व भर में हिंदी की कुल 11 सम्मेलन हो चुके हैं और 12वां प्रस्तावित है, 12वां होना है। तो इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ ये हुआ नागपुर भारत में, और कब हुआ, जनवरी 1975 में। ठीक है, दूसरा हुआ पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस कहां पड़ता है आपका, मॉरिशस में, और ये हुआ 1976 में। तीसरा हुआ आपका नई दिल्ली में यानी कि भारत में, कब हुआ, 1983 में। अगला वही पोर्ट लुइस मॉरिशस में 1993 में। उसके बाद पांचवां हुआ आपका पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद एंड टोबैको में, और ये हुआ 1996 में। अगला हुआ लंदन यूके में, यूनाइटेड किंगडम लंदन में, ये हुआ 1999 में, छठा। ठीक है, 1999। सातवां हुआ आपका सूरीनाम में 2003 में, सातवां सूरीनाम में हुआ 2003 में। ठीक है, आठवां हुआ न्यूयॉर्क USA में, और ये हुआ 2007 में। कब हुआ, 2007 में। नवां वाला हुआ साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और कब हुआ, 2012 में। ठीक है, 10वां वाला आपका हुआ भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल अर्थात भारत में, कब हुआ, 2015 में। और 11वां जो लास्ट हुआ है वो हुआ है पोर्ट लुइस मॉरिशस में, और कब हुआ आपका, 2018 में। पोर्ट लुइस मॉरिशस में कब हुआ, 2018 में। और 12वें वाले को लेके कई लोगों को संशय है। ठीक है, लोगों का ये मानना है कि 12वां वाला 2021 में भारत में हो गया है, तो 2021-22 में, तो वो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, कोविड के चक्कर में उसको थोड़ा स्थगित कर दिया गया। तो जो 12वां वाला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये प्रस्तावित है, कहाँ, फिजी में। कहाँ होने वाला है आपका, फिजी में, और ये कब होगा आपका, फरवरी 2023 में। यानी कि जो 12वां हिंदी सम्मेलन है अगला वाला वो होगा फरवरी 2023 में, कहाँ, फिजी में। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसके नीचे नोट करके एक और पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक बार विश्व हिंदी सम्मेलन भारत तथा मॉरिशस में हुए हैं। और इसी के आगे सेंटेंस पूरा करके ब्रैकेट में लिखिएगा 3 बार, यानी कि 3 बार भारत में हुए और 3 बार कहाँ हुए, मॉरिशस में। भारत में 3 बार 1975 वाला हुआ है, ठीक है, 1983 वाला हुआ है, और इसके अलावा 2015 वाला हुआ है। मॉरिशस में 3 बार देखें तो 1976 वाला दूसरा हुआ, 1993 चौथा वाला हुआ है, और इसके बाद जो लास्ट हुआ था आपका यानी कि 11वां वाला, ये भी कहाँ हुआ था, मॉरिशस में 2018 में। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस आगे बढ़ें और देखते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं। जैसे पहला पॉइंट है संस्कृत का अपभ्रंश, तो एग्जाम पूछेगा संस्कृत का अपभ्रंश किसे कहा जाता है, तो पाली को। ठीक है, दूसरा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, या ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो ये है चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। अब अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का काल, ठीक है, यानी कि जब आपका अपभ्रंश था और अपभ्रंश से विकसित होकर आपका क्या बनी, पुरानी हिंदी जो हमारी बनी, तो इसके जो बीच का ये समय काल रहा है, इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है संक्रांति काल। ठीक है, अगला है बनारस क्षेत्र की बोली, तो बनारस क्षेत्र की बोली है काशिकी। क्या है बोली, काशिकी। अगला है हिंदी के प्रथम कवि, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद कहे जाते हैं। कौन कहे हैं, सरहपाद कहे जाते हैं। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहसू। कौन सा है, नहसू। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या है, परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है परीक्षा गुरु।
अगला है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी है इंदुमती, और इंदुमती किसने लिखी है? के.एल. गोस्वामी ने। किसने लिखी है? के.एल. गोस्वामी ने लिखी है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी का पहला जो महाकाव्य है यह है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और किसने लिखा है? चंद्रवरदाई जी ने। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई जी ने। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे चंद्रवरदाई, ठीक है। अच्छा, अगला है हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र यानी कि ऐसा पत्र जो रोज छपता था और हिंदी में था, ठीक है। तो ये था आपका समाचार सुधा वर्षण। कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण। ये रहेगा आपका हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। और लास्ट पॉइंट है इसमें हिंदी की प्रथम पत्रिका। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका थी संवाद कौमुदी। कौन सी थी? संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी को लिखा किसने या निकाली किसने? तो राजा राम मोहन राय। किसने निकाली थी? राजा राम मोहन राय। तो हिंदी की पहली कविता या पहली पत्रिका कौन सी रहेगी? संवाद कौमुदी। किसने पब्लिश की यानी कि किसने प्रकाशित की? राजा राम मोहन राय ने। इसी के नीचे आप एक नोट लिखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पहली कहानी क्या है? पंच परमेश्वर, ठीक है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे, सिलेबस में आपके 22 राइटर दे रखे हैं, जो 22 लेखक दिए उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें प्रेमचंद भी एक है। तब तक ले इसको देख लीजिए, ठीक है। हिंदी की प्रथम कवियत्री किसे कहा जाता है? तो हिंदी की पहली कवित्री है कौन? आपका मीराबाई। हिंदी की प्रथम कवित्री किसे कहा जाता है? मीराबाई को। और मीरा जी के गुरु कौन थे? आपका रैदास, ठीक है। यहीं अगर गुरु की बात करें तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास, ठीक है। इसके बाद अष्टछाप के 8 कवि आते हैं। अष्टछाप धारा में 8 कवि है और इन 8 कवियों में से 4 थे वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 थे विट्ठलनाथ के शिष्य। तो अष्टछाप के 8 कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, 4 किसके शिष्य? आपका विट्ठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन थे? कुंभन दास थे, सूरदास थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। सूरदास जी को क्या बोलते हैं? अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। तो कुंभन दास हो गए, सूरदास हो गए, कृष्णदास हो गए और परमानंद दास हो गए, ठीक है। उसके बाद विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। पहले हैं छीत स्वामी, दूसरे हैं नंददास, तीसरे हैं चतुर्भुज दास और चौथे हैं गोविंद दास। यानी कि छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और गोविंद दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य हो गए, ठीक है। इसके बाद व्याकरण को ग्रंथ का नाम किसने दिया? पाणिनि ने। किसने दिया? पाणिनि। यानी कि पाणिनि ने व्याकरण को ग्रंथ का नाम दिया। और पाणिनि की एक पुस्तक है, कौन सी? अष्टाध्यायी। पाणिनि की बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और इस पुस्तक को बोलते हैं व्याकरण की जननी। यानी कि सबसे पहले जो व्याकरण का जन्म हुआ, यानी कि जो व्याकरण रचा गया, वो इसी बुक में दिखता है। यानी कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण की जननी। और ये किसने लिखी है? आपका पाणिनि ने, ठीक है। अच्छा, अगर भाषा को देखें तो भाषा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया आपका सांकेतिक, दूसरा हो गया मौखिक और तीसरा क्या हो गया? लिखित। सांकेतिक भाषा यानी कि जब भाषा विकसित नहीं हुई थी, जब लोग बोलना नहीं जानते थे, तो आपस में उन्होंने संकेत से एक दूसरे को समझाना सिखाया, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा क्या है? ये सबसे प्राचीन है और सबसे मुश्किल है। सबसे क्या है? मुश्किल है। उसके बाद मौखिक भाषा आई, लोग बोलना सीखे, ठीक है। तो जो मौखिक भाषा है क्या है? आपकी सबसे आसान है। और फाइनली उसके बाद जब लिपि का विकास हुआ और लिखित भाषा आई, तो लिखित भाषा सबसे नई भाषा है। और लिखित भाषा ने भाषा को नियमित तथा मानक रूप प्रदान किया, ठीक है। यानी कि भाषा का कौन सा रूप भाषा को नियमित तथा मानक रूप प्रदान करता है? तो कौन करती है? लिखित भाषा। अगला पॉइंट है भारत में हिंदी का मुख्य क्षेत्र, यानी कि भारत में अगर आप हिंदी का मुख्य क्षेत्र देखें तो ये आपका मध्य भारत है। यानी कि सेंट्रल इंडिया जो है, मध्य भारत जो है, हिंदी का मुख्य क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि खड़ी बोली का दक्षिण भारत में नाम, यानी कि जो खड़ी बोली है हमारी, इसको दक्षिण भारत में क्या बोला जाता है? इसको साउथ इंडिया में बोलते हैं आपका दक्कनी हिंदी। क्या बोलते हैं? दक्कनी हिंदी बोलते हैं। आप लोग इतना नोट कीजिए। फिर कुछ रचनाएं हैं, हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। चलिए तो साथियों आगे बढ़ें और कुछ रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। और रचनाएं और उनकी किस भाषा में लिखी गई हैं। तो पहली है रामचरितमानस। रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है। दूसरा आपका पद्मावत, ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। रामचरितमानस तुलसीदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। और इन दोनों की ही जो भाषा रही है क्या रही है? आपका अवधी। ये दोनों अवधी में लिखी गई है, ठीक है। अगला है सूरसागर, किसने लिखा है? सूरदास जी ने। अगला है सतसई लिखा है बिहारी जी ने। और सूरदास के सूरसागर और बिहारी जी की सतसई, इन दोनों की ही भाषा क्या रही है? ब्रिज। अगली है साखी। साखी किसकी रचना है? कबीर की। और इसकी भाषा रही है मिश्रित, यानी कि क्या? मिक्सचर रहा है, ठीक है, मिश्रित रही है। अगली है पदावली। पदावली लिखी है आपका विद्यापति जी ने। किस भाषा में लिखी है? मैथिली में, ठीक है। उसके बाद अगली है उर्वशी।
और एक है कुरुक्षेत्र, उर्वशी और कुरुक्षेत्र, ये दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हैं, ठीक है। फिर है कामायनी, कामायनी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, बहुत फेमस है, मनु, श्रद्धा और इडा इसके मुख्य पात्र हैं, तो कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद है साकेत, यशोधर और भारत भारती, इनमें भारत भारती इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। साकेत, यशोधर और भारत भारती, और ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। तो देखिए, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, साकेत, यशोधर और भारत भारती, तीनों मैथिली शरण गुप्त। इन 6 की 6 रचनाओं की जो भाषा रही है वो रही है खड़ी बोली। क्या रही है? खड़ी बोली, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। कभी भी पूछ लेता है कि ये रचना किसने की है या फिर किस भाषा में की गई है, ठीक। तो साथियों, आप लोगों का जो पहला चैप्टर था हिंदी का विकास नाम से, वो आज खत्म होता है, ठीक है। अगर आपने इसके पुराने जो पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं, 4 पार्ट इसके पहले भी आ चुके हैं, 10 से 12-13 मिनट की वीडियोज हैं, उनको जल्दी से देख लीजिएगा और तब जाके इसको देखिए, ठीक है। तो अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। आप लोगों का पहला चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम लोग कल से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है वर्णमाला, ठीक है। अब हम लोग सीधे हिंदी ग्रामर की तरफ आएंगे, हिंदी के व्याकरण की तरफ आएंगे और क्या देखेंगे? हिंदी की वर्णमाला। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको इन वीडियोस से फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, ताकि आपको नई क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। और कुछ लोग क्लास का टाइम के लिए बोल रहे थे, तो जो हमारा क्लास का टाइमिंग है वो शाम को लगभग 5:30 से 6:30 के बीच में आपको वीडियोज़ पड़ती हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग इस हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। मैं अमित सामंत आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से हम सभी लोग आमने सामने होंगे और कुछ नया हमको सीखने को मिलेगा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।